नमस्कार प्यारे साथियों, मैं अंकित वर्मा आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मैथ की आवाज़ पर। तो प्यारे साथियों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10th के सभी चैप्टर वाइज के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 2024 के एग्जाम में आने वाले हैं। तो प्यारे साथियों, जो भी 2024 के एग्जाम में जो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले हैं, हम हर एक चैप्टर को चैप्टर वाइज अध्ययन कर रहे हैं। हम इनको बिल्कुल आसानी से अच्छे से बिल्कुल कम समय में पूरा का पूरा सिलेबस कवर करेंगे और आपसे वादा करता हूँ जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा पूरा का पूरा पेपर है वो इन्हीं के अंदर से आएगा। तो प्यारे साथियों, अभी तक आपकी तैयारी नहीं है तो कोई बात नहीं, अभी डरना नहीं है क्योंकि अभी भी वक्त है। और अर्थात हम भी कह सकें कि खुद से हार जाऊं वो अलग बात है, खुद से हार जाऊं वो अलग बात है, वरना झुकने वाला इंसान नहीं हूं मैं, वरना झुकने वाला इंसान नहीं हूं मैं। मुसीबतों से कह दो कि दिशा बदल ले, मुसीबतों से कह दो कि दिशा बदल ले, क्योंकि रुकने वाला इंसान नहीं हूं मैं। तो प्यारे साथियों, टाइम कम बचा है, परीक्षा नज़दीक है, इस कम समय में हम अधिक अंक लेके आएंगे और मैं जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाऊँ आप सभी के सभी वीडियो को ध्यान से देखना और आपसे वादा करता हूँ सभी का सभी पेपर यहीं से आएगा। तो चलिए, अभी तक हमने चैप्टर नंबर फर्स्ट के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे, उसको सॉल्यूशन किया। आज हम बहुपद 2 इसके सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने बनने वाले हैं उनको देखेंगे, उनको हल करेंगे। तो चलिए, सेकंड क्वेश्चन के जितने इंपॉर्टेंट है उनको देखने वाले हैं। सबसे पहले ये आपका कॉन्सेप्ट है, ये आप सीख भी चुके होंगे। आज हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे, उनको हल भी करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम 2.1 पर चलते हैं। तो प्यारे साथियों, ये रही आपकी प्रश्नावली 2.1। प्रश्नावली 2.1 में से शायद तक आपको क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा, जितना आपके लिए 2.1 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आ भी जाए तो क्वेश्चन में डायरेक्ट आपको सुनने के पूछे जाएंगे और आप यहाँ से सुनने के बता देना। लेकिन आपका इस बार चैप्टर 2.1 और सिर्फ 2.2 ही एक्सरसाइज में है, इसका मतलब 2.1 से कोई ना कोई तो क्वेश्चन उठ भी सकता है। तो डायरेक्ट आप इनको सुनने के बतानी, यहाँ से सुनने के याद कर लेना, ठीक है। क्योंकि ये शायद तक इसका उदाहरण नंबर 1 है वो आ सकता है, लेकिन इतने इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि प्रश्नावली 2.2 है। अगर आप 2.1 तो आसानी से खुद भी कर लें, क्योंकि डायरेक्ट कुछ इसमें समझाने वाला है नहीं। आज हम 2.2 में देखेंगे सभी के सभी क्वेश्चन। तो चलिए 2.2 पे चलते हैं। तो प्यारे साथियों, 2.1 का जो दूसरा उदाहरण है, उदाहरण नंबर 2, उदाहरण पहले बता देता हूँ मैं। उदाहरण नंबर 2, उदाहरण नंबर 3 देख लेना। उदाहरण नंबर 2, उदाहरण नंबर 3 और इसके आगे उदाहरण नंबर 4 इंपॉर्टेंट नहीं है, उदाहरण नंबर 5। उदाहरण नंबर 2, 3 और 5 इनको बिल्कुल बेसिक तरीके से करना है। 3 उदाहरण बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तीनों को आसानी से करेंगे। चलिए जानते हैं तीनों में, ठीक है। सबसे पहले उदाहरण नंबर 2 करेंगे। इसमें कहा है कि द्विघात बहुपद दी है x² + 7x + 10 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्य तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। सबसे पहले हमें शून्य ज्ञात करने हैं। शून्य ज्ञात करने सीख गए तो हम शून्यांकों के तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता भी ज्ञात कर देंगे। सभी को डिटेल वाइज डिटेल समझाऊंगा प्यारे साथियों। तो चलिए, सबसे पहले इस उदाहरण नंबर 2 को हल करते हैं। तो प्यारे साथियों, उदाहरण नंबर 2 ये रहा, ये हमें बहुपद दिया गया है, इसके शून्य ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले आपको एक बात याद रखनी है, जिसकी अधिकतम घात, आपको सबसे पहले ये देखना है इसकी अधिकतम घात कितनी है, 2। इसका मतलब इसके 2 ही बहुपद निकल सकते हैं, अर्थात 2 ही शून्य निकल सकते हैं। सॉरी, कितने शून्य निकल सकते हैं, 2 ही शून्य निकल सकते हैं। इस पर जितनी अधिकतम घात होगी उसकी उतनी शून्य निकलेंगे, ठीक है प्यारे साथियों। तो सबसे पहले हम यहाँ से क्या निकालेंगे, शून्य का निकालना सीखेंगे। शून्य कहते किसी है, अल्फा, बीटा और ये गामा, इनको ही हम क्या कहते हैं, शून्य कहते हैं, ठीक है। कहने का मतलब जो हमारी 2 वैल्यू निकल के आएगी उन्हीं को हम अल्फा और बीटा कहेंगे। सबसे पहले देखना, यहाँ से शून्य के निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस इक्वेशन का आपको गुणनखंड करना आना चाहिए। तो गुणनखंड कैसे करते हैं अगर नहीं जानते तो प्यारे साथियों, चैनल पर वीडियो प्रोवाइड किया हुआ है, वहाँ से देख लेना, बिल्कुल डिटेल से समझाया हुआ है। लेकिन फिर भी यहाँ समझा देता हूँ, बिल्कुल बारीक से समझना। सबसे पहले इसका गुणांक क्या है, 1 है ना, पहले और लास्ट का गुणा करो, पहले और लास्ट का, यानी 1 का और 10 से गुणा किया तो कितना हुआ, 10। गुणा करे तो 10 आना चाहिए, और यहाँ पे जोड़े है ना, तो जोड़े तो क्या आना चाहिए, 7 आना चाहिए।
इसके आगे प्लस का निशान है, तो जोड़े तो कितना आना चाहिए 7। इसका मतलब अगर मैं ऐसी संख्या बताऊँ जिसको जोड़ूं तो कितना आना चाहिए 7 आना चाहिए, और गुणा करूं तो कितना आना चाहिए 10 आना चाहिए। अब आप कहेंगे कि दो पंजा कितना होता है, 2 पंजा 10 होता है, 2 पंजा 10 होता है, और 2 को 5 में जोड़ा तो भी कितना आया 7 आ गया। इसका मतलब हमें यही तो देखना था, अगर किसी संख्या को जोड़े तो कितना आना चाहिए 7, और गुणा करें तो 10, तो हमें वो संख्या मिल गई। एक बात बताओ, यहाँ पे 7x है तो यहाँ पे भी x लगाऊंगा, तो देखो अब देखो 7x कब मिलेगा, इसके भी x लगाऊंगा, इसके भी x लगाऊंगा, ठीक है, 2 और 5 7x, ठीक है। आई होप कि आगे आप ध्यान से समझना। देखिए कहने का मतलब गुणा करें तो 10 आना चाहिए, जोड़े तो कितना आना चाहिए 7। हमने देखा कि 2 गुणा 5, ठीक है। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 5 मान लो, ठीक है। तो चलिए करते हैं, एक्स स्क्वेयर प्लस 7 की जगह क्या लिख सकते हैं 2 गुणा 5, लेकिन साथ में x भी है तो मैं ये लिख सकता हूँ ना 2x गुणा 5x, ये लिख सकता हूँ ना। प्लस में क्या है 10 है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, ताकि मुझे पता चल सके कि आपको समझ में आया। अब यहाँ से देखो इन 2 के पद बना लेंगे, यहाँ से 1x कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा x ले लिया तो 1x तो गया, 2x दे दो 1x तो यहाँ बच जाएगा, प्लस का प्लस, और 1x यहाँ से कॉमन लिया तो 2। कॉमन लेना आपको आता होगा पहले साथियों, ठीक है। सॉरी यहाँ पे प्लस आएगा, क्योंकि देखो 2 और 5 कितना होता है 7x होता है, 7x की जगह 2x प्लस 5x, ठीक है। प्लस फिर यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, इस पद में से और इस पद में, आप कहेंगे कि 5 कॉमन आ रहा है सर, तो यहाँ पे क्या बचा x प्लस 2। तो यहाँ पे देखिए वापस से इस टर्म और इस टर्म में देखो क्या कॉमन आ रहा है, आप कहेंगे सर x प्लस 2 तो इसमें भी है और x प्लस 2 इसमें भी है, x प्लस 2 वापस कॉमन आ गया, और यहाँ पे क्या बचा x प्लस 5, ये बच गया ना। अब देखिए प्यारे साथियों, यहाँ से एक बार तो इसको 0 के बराबर रख लूँगा, एक बार इसको, तो x प्लस 2 बराबर 0 रखने पर तो क्या हो जाएगा, ये प्लस का तो इधर जाएगा तो माइनस का 2, तो x बराबर क्या आ जाएगा माइनस का 2। फिर x प्लस 5 बराबर 0 रखने पर, इसी प्रकार x इधर है, ये प्लस का 5 इधर जाएगा तो माइनस का 5, क्या आ गया -2 और -5, इसके 2 शून्यांक निकल के आ गए। और मैंने यही बोला था कि इसके ऊपर कितनी पावर है उतने इसके शून्यांक निकलेंगे, तो हमने यहाँ से कितने शून्यांक निकाले 2, -2 और -5, 2 शून्यांक निकाले। सबसे पहले आपको इतना काम करना है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद ये जो शून्यांक आए हैं वो किसकी वैल्यू आई है, शून्यांक है वो किसकी वैल्यू है मैं बता दूं, ये शून्यांक है वो पहले वाला शून्यांक अल्फा है, दूसरे वाला शून्यांक क्या है बीटा है, ठीक है। पहले वाला अल्फा है, दूसरे वाला बीटा है, ठीक है। अब प्यारे साथियों वापस मैं उस इक्वेशन में इसके x का गुणांक क्या है, अब हम जानते हैं, देखिए वापस इस टर्म को लिखता हूँ मैं x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखिए इसका गुणांक क्या है, यहाँ से a और b और c की वैल्यू निकालेंगे। x का गुणांक 1, b का गुणांक कितना है 7, और c का गुणांक कितना है, यहाँ से c की वैल्यू कितनी है आप 10 है, ठीक है प्यारे साथियों। तो देखिए पहले वाली टर्म का जो गुणांक होता है वो a की वैल्यू होती है, फिर ये बीच वाली का होता है वो b की वैल्यू होती है, और ये क्योंकि हम जानते हैं कि बहुपद किसके रूप होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप का होता है, इससे तुलना कर लेना। देखो x स्क्वायर का गुणांक होता है वो a की वैल्यू होती है, तो x स्क्वायर का गुणांक 1 था तो 1 a की वैल्यू, फिर bx x का गुणांक होता है वो b का मान, x का गुणांक क्या है यहाँ पे 7 तो b की वैल्यू, फिर c कितना है 10 है तो 10 लिख लिया। आई होप कि आप यहाँ तक समझ गए हो। उसके आगे देखना, अब देखो a के आगे b के आगे c के आगे, अब हमें ज्ञात क्या करना है, इसमें बोला गया है शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता का जांच करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करेंगे। हम जानते हैं कि शून्यांकों का योग किसके बराबर होता है, शून्यांकों का योग। बस इस चैप्टर में आपको 2-3 बातें ही याद रखनी है और आपको ये चैप्टर बिल्कुल आसानी से आप कवर कर लेंगे, बिल्कुल आसान चैप्टर है। शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग किसके बराबर होता है, हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b बटा a होता है, और शून्यांकों का गुणनफल कितना होता है, गुणनफल क्या होता है
एल्फा गुणा बीटा बराबर सी बटे। ये दोनों टर्म आपने अभी तक याद भी कर ली होगी क्योंकि आपके टीचर ने याद भी करवाई होगी। अगर आपने दोनों टर्म याद है, हम जानते हैं कि शून्याङ्कों का योग कितना होता है, एल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए, और गुणनफल होता है एल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए, ये होता है। ठीक है, तो यहाँ से देखना एल्फा कितना है, एल्फा देखो एल्फा की वैल्यू क्या है, मैं यहाँ से लिख लेता हूँ, एल्फा बराबर -2 है और बीटा बराबर क्या है -5। अब देखो एल्फा कितना है और बीटा कितना है। एल्फा आप कहोगे, देखो इस तीर का मतलब इस टर्म को मैं इसको आगे हल कर रहा हूँ। एल्फा की वैल्यू कितनी है -2 गुणा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है -5 बराबर माइनस बी की वैल्यू कितनी है, माइनस तो आएगा लेकिन बी की वैल्यू 7 बटा ए की वैल्यू 1 माइनस का 5, ये देखो प्लस माइनस -2 और -5 कितना हो जाएगा -7 इजिकल टू क्या आएगा -7 बटे 1, और यही क्या हो जाएगा इसके शून्याङ्कों का योग हो जाएगा। इसी तरीके से हम क्या ज्ञात करेंगे, शून्याङ्कों का गुणनफल भी ज्ञात करेंगे। देखिए एल्फा इंटू बीटा, एल्फा का वैल्यू क्या है -2 इंटू बीटा का वैल्यू -5, सी का मान क्या है 10, ए का मान क्या है 1, -2 पंजा कितना होता है 10 और 10 बटे 1, और यह किसका मान आ जाएगा, इसी तरीके से गुणनफल का मान निकल के आ जाएगा। तो प्यारे साथियों, यहाँ से हम गुणनफल भी निकाल चुके हैं -10 इक्वल टू 10 बटे 1, और शून्याङ्कों का योग भी निकाल चुके हैं। दोनों चीज़ों को आसानी से हम निकाल चुके हैं। और इस प्रकार आपको गुणांकों का योग और उनकी गुणनफल क्या सत्यता की जांच करनी थी, हमने दोनों की जांच की। ठीक है, तो प्यारे साथियों, अगर आपने समझा है तो यहाँ पे एक अपना प्यारा सा लाइक देके जाना। और मैं वापस से रिपीट करता हूँ कि कैसे कैसे पूरी की पूरी कंडीशन हमने की। सबसे पहले हमें एक बहुपद दिया गया था, सबसे पहले हमने इसके शून्याङ्क एल्फा और बीटा का मान निकाला। कैसे निकाला, इसके गुणनखंड किए, और गुणनखंड करना हमको आना चाहिए। गुणनखंड किए तो प्यारे साथियों, जैसे ही गुणनखंड किए उसके तुरंत बाद हमने क्या देखा कि हमें ए और बी और सी की भी वैल्यू चाहिए। तो ए की वैल्यू निकाली, बी की वैल्यू निकाली, सी की वैल्यू निकाली। ठीक है, उसके तुरंत बाद हम दो फार्मूले जानते थे कि शून्याङ्कों का योग किसके बराबर होता है, एल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए, और गुणनफल किसके बराबर होता है, एल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए के, ये इसके बराबर होता है। प्यारे साथी, उदाहरण नंबर 2 इतना है। देखिए थोड़ा सा स्पीड जरूर है, लेकिन टाइम का मैं प्यारे साथियों मैं कुछ का नहीं कर सकता, टाइम के अभाव में थोड़ा स्पीड चलना पड़ेगा। लेकिन अगर फिर भी आपको लगता है कि थोड़ी स्पीड फास्ट है तो आप थोड़ा सा यूट्यूब में आपको ऑप्शन मिल जाएगा, वहाँ से स्पीड कम कर लेना। लेकिन अगर मैं प्यारे साथियों इनको बिल्कुल आसान बेसिक से और समझा सकता था, लेकिन अभी थोड़ा फास्ट चलना पड़ेगा क्योंकि समय नज़दीक है। ठीक है, तो चलिए इसका उदाहरण नंबर 3 हल करते हैं। तो प्यारे साथी, उदाहरण नंबर 3 क्या है कि बहुपद x² - 3 के शून्याङ्क ज्ञात कीजिए और शून्याङ्कों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता ज्ञात कीजिए। सेम पहले वाला ही क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान है प्यारे साथी। इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो आप तो खुश हो जाना। तो चलिए हल करते हैं इसको। तो ये है प्यारे साथी उदाहरण नंबर 3, इसको आपको हल करना है। सबसे पहले देखिए, अगर -3 है, -3 को मैं एक बार क्या लिख दूं, देखो -3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं -3 को √3 लिख सकता हूँ ना। एक बात देखिए, अब मैं आपको पूरी की पूरी इसके पीछे कहानी ही बताऊँगा क्यों लिख रहा हूँ। x² - 3, देखो एक बात बताऊँ, मैं √3 का स्क्वायर करूँ, किसी भी √√ का स्क्वायर करते हैं तो उसका मान क्या आता है, √√ हट जाता है, 3 आता है। अर्थात √3 की स्क्वायर क्या होता है, 3। तो 3 की जगह क्या मैं √3 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ ना। तो देखिए इस 3 की जगह मैं क्या लिख रहा हूँ, √3 का स्क्वायर। कोई दिक्कत है क्या? ये क्यों किया वो भी बताऊंगा, और कैसे मेरे दिमाग में आया। आप कहेंगे सर आप तो रटा रहे हैं, नहीं, मैं बताऊंगा इसके पीछे की पूरी कहानी। तो देखिए मुझे जैसे ये दिखाई दिया तो मेरे मन में एक ख्याल आया कि अगर ये a² और ये माइनस का है, अगर मैं किसी तरीके से इसको स्क्वायर में बना लूँ, अर्थात a² माइनस से b² बन जाएगा। अगर ये किसी भी तरीके से a² माइनस b² बन जाए तो इसकी मैं आइडेंटिटी जानता हूँ, क्या होता है, a माइनस b और इंटू a प्लस b। अगर मैं इसको इस रूप का बना लूँ तो मुझे इसके गुणनखंड नहीं करने पड़ेंगे, और डायरेक्ट मैं इस फार्मूले से यहाँ से इसके 2 शून्याङ्क ज्ञात कर लूँगा। तो प्यारे साथियों, फिर मुझे पता चला कि मैं 3 को तो √3 की होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, तो इसके लिए मैंने ये किया। अब देखो a की वैल्यू क्या है,
एक्स है और बी की वैल्यू √3 है, बी की वैल्यू √3 है। देखिए एक्स स्क्वेयर माइनस √3 की स्क्वेयर बराबर ए की जगह क्या है एक्स, बी की जगह -√3, इसी तरीके से ए की जगह एक्स प्लस बी की जगह √3। अर्थात इस फार्मूले की बदौलत मैं यहाँ से x माइनस √3 और x प्लस √3 दो वैल्यू निकल के आ गई मेरे पास, जो गुणनखंड करने में बहुत टाइम लगता और जो इसका हो भी नहीं पाता, हमें श्रीधराचार्य विधि से हल करना पड़ता। तो देखिए x माइनस √3 बराबर 0 करो, एक बार तो इसको 0 करो और एक बार इसको 0 के बराबर रखो। तो x बराबर क्या आ जाएगा माइनस का √3 इधर जाएगा तो प्लस का, और इसी प्रकार x का मान यहाँ से प्लस का √3 इधर जाएगा तो माइनस का, प्लस √3 और माइनस का √3 दो वैल्यू निकल के आ जाएगी आपके पास। ठीक है, उसके बाद आपको पता है क्या करना होता है, एल्फा और बीटा की ए बी सी की वैल्यू निकालनी होती है। क्या थी एक्स स्क्वेयर माइनस 3 बराबर 0। मैं इसको ये इस तरीके से लिख सकता हूँ एक्स स्क्वेयर माइनस 0 एक्स माइनस 3 बराबर 0। देखो 0 को x से गुना करूँगा 0 ही आएगा ना, 0 को x से गुना करूँगा 0 आएगा ना, तो इसकी जगह मैं 0 लिख दिया ना। क्यों लिखा, क्योंकि मुझे पता है कि एक इक्वेशन होती है एक्स स्क्वेयर माइनस बी ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी। मैं इसकी कंपेयर करूँगा इसके साथ और यहाँ से ए और बी और सी के मान निकालूंगा। तो ए का मान क्या आ जाएगा एक्स स्क्वेयर का एक्स स्क्वेयर, ए का गुणांक क्या है कुछ नहीं है, इसका मतलब 1। और फिर बी की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से बी की वैल्यू बी कुछ नहीं है तो इसका मतलब बी आ जाएगा 0। बी का मतलब क्या है बी 0 है, एक्स का एक्स प्लस सी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू 3। अब देखिए ए की आ गई, बी की आ गई, सी की आ गई। अब आप सेम पहले वाली प्रोसेस अपनानी है, दोनों फार्मूले लगाने हैं। योग किसके बराबर होता है, योग होता है, वापिस लिख रहा हूँ अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए। तो अल्फा कितना है और बीटा कितना है, अल्फा और बीटा √3 प्लस, और बीटा की वैल्यू क्या आई थी माइनस का √3, माइनस का √3 बराबर माइनस माइनस बी की वैल्यू क्या है 0 बटा ए की वैल्यू क्या है 1। माइनस √3 और प्लस √3 को हल करेंगे तो क्या आएगा, देखो प्लस का √3 और माइनस का √3 गया, क्या बचा 0, 0 बराबर क्या आया माइनस का 0 बटा 1। तो ये देखिए ये यहाँ से योग ज्ञात हो गया। इसी तरीके से हम गुणनफल भी ज्ञात करेंगे। गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए। तो अल्फा की वैल्यू क्या आई √3 इंटू बीटा की वैल्यू आई थी माइनस का √3 बराबर सी की वैल्यू क्या आई है, सी की वैल्यू आई 3 और ए की वैल्यू 1। √3 को √3 से गुणा किया, क्या आया माइनस का, क्या आएगा माइनस का 3, क्योंकि एक माइनस है, √ से √ कैंसिल हो जाएगा। अगर हम किसी भी संख्या को सेम संख्या से गुणा करें वो √ में, तो √ से √ कैंसिल हो जाता है 3/1। तो यहाँ से ये भी ज्ञात हो जाता है। इस तरीके से आपको इन दोनों को ज्ञात करना है। प्यारे साथियों बिल्कुल आसान है, सेम पहले वाला क्वेश्चन ही है, उदाहरण नंबर 3। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। प्यारे साथियों इस तरीके का हमें सवाल एक एक्सरसाइज में भी मिलेगा, तो आपने अगर इसको ध्यान से समझ लिया है ठीक वैसा ही वहाँ पर आपको करके आना है। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट उदाहरण नंबर 5 भी देखते हैं कि वो भी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए चलते हैं 5 पर। देखिए थोड़ी मिस्टेक होगी, यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो उदाहरण नंबर 5 है वो वैसे तो इम्पोर्टेंट था, लेकिन मैंने एक बात पर ध्यान नहीं दी। क्यों इम्पोर्टेंट हो जाता है पहले बता देता हूँ, इम्पोर्टेंट कैसे होते हैं क्वेश्चन। देखिए इसमें देखो सब कुछ दिया है, सुनने को दिया गया है, इसमें हमें थोड़ा सा अलग लेवल में जाना पड़ता है। ठीक है, एग्जामिनर भी सोचता है वास्तव में थोड़ा अलग है, लेकिन इसके नीचे लिखा हुआ है कि ये परीक्षा की दृष्टि से नहीं है। देखो स्टार ये है परीक्षा, जिसके आगे स्टार लगा हुआ है इसका मतलब ये परीक्षा की दृष्टि से नहीं है, लेकिन आपको हल करना आगे काम आएगा। कैसे हल करना है, देखिए बिल्कुल आसान है, बड़ा मज़ेदार। अगर ये होता तो आपको आनंद आता, लेकिन अब मैं नहीं कराऊंगा क्योंकि अब टाइम नहीं है कि हम फालतू का टाइम वो उन क्वेश्चन पर खर्च करेंगे जो हमें एग्जाम में नहीं मिलेंगे। तो ठीक है, दो आपको एग्जाम्पल वाक्य में इनको हल करना है। 2 एग्जाम्पल जो मैंने कराए हैं, अगर आपने हल कर लिया तो 2-3 और बताऊंगा, इन्हीं में से आपको एक का एक क्वेश्चन छपा हुआ मिल जाएगा। तब आप वहाँ कहोगे कि वास्तव में सर आपने तो कमाल कर दिया, क्योंकि हमें तब ही पता चलता है किस चीज़ का जब हमें उसका प्रूफ करें।
और प्रूफ तब होगा जब आप एग्जाम देंगे। तो प्यारे साथियों, ये वास्तव में जितने वीडियो वो वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए, मैं हर साल जितने भी एग्जाम होते हैं आपकी कक्षा 10 के, उन सभी का मैंने आउटपुट निकाला है, सभी के डेस्क वर्क, एक्सीलेंट डेस्क वर्क, सभी का आउटपुट निकाल के मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पीछे क्या आए हुए, ठीक है, जितने भी इंपॉर्टेंट सभी का आउटपुट निकाल के मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहा हूँ। और यकीन मानना आपको ये मिलेंगे तो मिलेंगे ही। चलिए नेक्स्ट अब एक्सरसाइज पे आते हैं। एक्सरसाइज ये रही। और एक बात और बता दूं, अब आपको 2.1 और 2.2 ही पढ़ना पड़ेगा, और ये क्या हो चुकी हैं, आगे 2.3 है वो इस बार नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, इनमें से सबसे पहले ये देखो इंपॉर्टेंट कौन सा है। इंपॉर्टेंट देखो, पहले वाला इंपॉर्टेंट नहीं है, दूसरे वाला इंपॉर्टेंट है, एक जो इसका लास्ट इंपॉर्टेंट है, और t² - 15 इसके जैसा तो हम करके भी आए हैं। t² - 15 वहाँ पे क्या था, t² - 3 था। अब वहाँ पे हमने 3 का अंडरूट लिखा था, यहाँ पे 15 का अंडरूट लिखेंगे, बस इतना सा फर्क है। सेम का सेम इंपॉर्टेंट हो सकता है। देखो t² वालों में इन दोनों में से एक छपने की संभावना है। तो देखिए पहले निशान लगा देते हैं कौन सा इंपॉर्टेंट है। एक तो देखिए इसका दूसरा वेरी इंपॉर्टेंट है, एक इसका चौथा इंपॉर्टेंट है, और तीसरा भी इंपॉर्टेंट है, और ये तो हम कर चुके हैं, और एक इसका चौथा। ये 4 तो आपको अवश्य ही करने हैं, और इन चारों में से मैं आपको नहीं कराने वाला चारों ही। क्यों नहीं कराने वाला, सेम का सेम जो हम एग्जाम्पल करके आए हैं, सेम के सेम वैसे के वैसे ही हैं। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 में कहा, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांक की योग्यता गुणनफल क्रम से दी गई संख्या है। अगर आप चाहते हैं कि सर नहीं आप इनको हल कराए हमें साथ में, तो कमेंट कर देना, मैं इनको हल भी करा दूंगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि प्यारे साथियों, अगर आप पीछे वाले सीख गए हैं, सेम की सेम प्रोसेस करनी है, बस थोड़ा सा नंबर अलग है, सेम की सेम प्रोसेस रहने वाली है, पूरी की पूरी वही की वही, एक नाम भी अलग नहीं करना, ठीक है। और इस तरह का भी सवाल हम कर चुके हैं, और इनमें से अलग कुछ नहीं है। लेकिन कई बार क्या कहता है, इन सवाल को बार बार देखने को मिला है। एग्जाम्पल 2 नंबर वाला है, इसको बार बार देखने को मिला है। इसी तरीके से हम क्या करते हैं, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। इस वाले में देखो कौन सा इंपॉर्टेंट है, एक तो 2 नंबर इंपॉर्टेंट है, और 3 नंबर, और इसका 5 नंबर भी इंपॉर्टेंट है। ये नहीं आएगा और ये नहीं आएगा, हो सकता है कि ये भी आ जाए, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है, 2 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर, ये तो आपको वाक्य में करने हैं। लेकिन इसका 1 नंबर भी इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, 3 तो वेरी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 ये और 2 वे 10, इन 10 क्वेश्चन के अंदर से मात्र आपको प्रश्नावली 2 में 10 क्वेश्चन पढ़ने हैं, और 2 शून्यांक निकालने हैं। इनको एक बार पढ़ लेना, तो 2.1 का उनको साइड तक कहीं एग्जामिनर का दिमाग भटक जाए और आपको दे दे। मैं नहीं चाहता कि कोई भी 1 नंबर भी आप मिस करो। तो देखिए 4 ये और 4 ये, 8 क्वेश्चन ये और 2 मात्र, कुल मिलाकर आपको हल तो 10 ही क्वेश्चन करनी है, और 10 क्वेश्चन आप आराम से 1 घंटा के अंदर आराम से हल कर सकते हैं, बिल्कुल भी 0 लेवल से हल करें तो भी। तो देखो 10 क्वेश्चन आपको अगर 1 घंटा पढ़ने पर आपका एक चैप्टर फिनिश होता है, सोचो आपके पास अभी टाइम पड़ा है, टाइम बाकी है, आप कर सकते हैं, आप में इतनी हिम्मत है, टैलेंट है, आप कुछ करके दिखा सकते हैं दुनिया में। तो देखिए अब मैं इस 2 को हल करा के दिखाता हूँ, एक बार क्वेश्चन 2 का पार्ट को हल करते हैं, क्योंकि इस तरीके का एग्जाम्पल हमें नहीं मिला है। तो सबसे पहले हम इसको नहीं हल कर, चलो इसको ही हल कराता हूँ, 1 नंबर 2 नंबर, सबसे पहले 1 को हल करते हैं। तो प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क्वेश्चन है, इसमें देख एक बार क्वेश्चन पढ़ लेना। क्वेश्चन में क्या दिया गया है वो देखो। इसमें क्वेश्चन दिया गया है कि द्विघात बहुपद ज्ञात करनी है। इस बार हमें द्विघात बहुपद तो ज्ञात करनी है, और शून्यांकों का योग तथा गुणनफल दिया गया है। और इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमें द्विघात बहुपद दी होती थी और हमें शून्यांकों का योग और गुणनफल ज्ञात करना था, जस्ट उसका उल्टा कर दिया। हमें द्विघात बहुपद इस बार ज्ञात करनी है और गुणनफल और योगफल दिया गया है। इसका मतलब देखो शून्यांकों का योग दिया गया है ना, अर्थात जो पहले वैल्यू दी गई ना 1/4 वो तो शून्यांकों का योग है, और फिर उसने गुणनफल बोला है ना 2 नंबर पे, तो -1 क्या है, गुणनफल है। तो चलिए अब इसे हल करते हैं। देखिए जो शून्यांकों का योग है, शून्यांकों का योग क्या होता है, शून्यांकों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दी हुई है हमें 1/4, और अल्फा इंटू बीटा की मान देखो, अल्फा प्लस बीटा क्या है 1/4, शून्यांकों का योग कितना है 1/4 ये दिया गया है, और अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया गया है, गुणनफल होता है।
शून्यंकों का गुणनफल क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा, जिसका मान कितना दिया गया? -1। ये मान आपको दिया गया और द्विघात बहुपद ज्ञात करनी है। तो प्यारे साथियों बिल्कुल आसान है। द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए आपको सिर्फ एक लाइन याद करनी है, द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए क्या करना है आपको? आप जानते हैं क्या होता है? x² माइनस एल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा, एल्फा इंटू बीटा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगर आपको ये लाइन आप याद कर लेते हैं तो क्या है, आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए ज्ञात करते हैं। शून्यांकों का योग, सबसे पहले x² का x², माइनस है तो माइनस, एल्फा प्लस बीटा का मान कितना है? 1/4। इंटू में क्या है? x है तो x लगाओ, प्लस है तो प्लस, एल्फा बीटा का मान कितना है? एल्फा इंटू बीटा का मान है -1। तो यहाँ पे क्या कर दो? -1, प्लस माइनस तो -1 में डायरेक्ट करता हूँ, -1 बराबर 0। ये आ गया ना। अब देखो, अब मेरे एक दिक्कत भी है कि इस 4 को मुझे खत्म करना है, क्योंकि द्विघात बहुपद में अच्छे से बना के दूंगा ताकि एग्जामिनर मुझे अच्छे मार्क्स दे। तो उसके लिए इस 4 को खत्म करूँगा, तो इसके लिए क्या करना है? दोनों साइड आप 4 का गुणा कर देना, इस साइड भी 4 से गुणा कर देना और इस साइड से भी 4 से गुणा कर देना। ठीक है, इस साइड भी 4 से गुणा करना और इस साइड 0 को 4 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 0 ही आएगा। इसको गुणा करते हैं, 4 को x² से गुणा किया, 4x², माइनस है तो माइनस, 4 को इससे गुणा करेंगे तो 4 आएगा और 4 से 4 कट जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा? सिर्फ x बचेगा और माइनस का 4 बराबर में 0। ये आपके पास द्विघात बहुपद निकल के आ जाएगी। प्यारे साथियों बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान। आपको चैप्टर 2 में बिल्कुल फ्री फोकट के मार्क्स मिल रहे हैं, बिल्कुल फ्री फोकट के। इसमें तो आपको कुछ नहीं करना पड़ रहा है। ठीक है, इसका सेकंड पार्ट क्या है? देखिए, इसको √2 1/3, ये पहले वाला मान है वो किसका मान दिया गया? एल्फा प्लस बीटा का मान दिया होता है √2, और दूसरी वाला मान एल्फा गुणा बीटा का मान किसका दिया होता है? एल्फा गुणा बीटा का मान दिया 1/3। ठीक है, तो देखिए √2/1/3 ये अल्फा इंटू बीटा का मान दिया गया है। अब हम जानते हैं कि द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए एक फार्मूला होता है जिसे हम जानते हैं x² माइनस एल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस एल्फा बीटा होता है बराबर में 0, ये होता है। तो x² का x² माइनस का माइनस, एल्फा प्लस बीटा कितना है? 1/3। ये देखो एल्फा प्लस बीटा तो √2 है, √2 इंटू एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा कितना है? 1/3 बराबर में 0। अब देखो, इस 3 को खत्म करना है क्योंकि मुझे द्विघात बहुपद अच्छे से बनाना है। इस अपोन में ऐसी कोई संख्या नहीं आनी चाहिए। इस 3 को खत्म करने के लिए दोनों साइड क्या कर दो? 3 से गुणा कर दो, इस साइड भी 3 से गुणा कर दो। तो देखो 3 से गुणा करेंगे, 3 को x² से गुणा किया 3x² आया, फिर माइनस का माइनस, 3 को √2 से गुणा किया 3 √2x आ गया, प्लस का प्लस, 3 को 1 से गुणा किया 3 आ गया और 3 से 3 कैंसिल, क्या बच गया? 1 0। और ये आपकी बहुपद निकल के आ गया, ये द्विघात बहुपद निकल के आ गया। तो प्यारे साथियों इस प्रकार आपको इसे हल करना है। देखिए बिल्कुल आसान है। और इसका एक और पार्ट बता देता हूँ, चलिए, वो भी इम्पोर्टेंट है। पार्ट नंबर 3 देखिए, ये कहता है 0 और √5, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया गया है? पहले वाला अल्फा प्लस बीटा का और अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया गया है? √5 ये दिया गया है। तो देखिए हम जानते हैं फार्मूला यही लगाऊंगा। ठीक है, देखिए x² माइनस एल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस एल्फा बीटा इजिकल टू 0। अब एक बात बताइए, x² का x² माइनस का माइनस, एल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, अभी तक आपका माइंड चल जाना चाहिए कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू तो सर 0 इंटू एक्स प्लस का प्लस एल्फा इंटू बीटा का मान √5 इजिकल टू 0, x² 0 को x से गुणा करेंगे 0 प्लस √5 इजिकल टू 0, और यही आपका द्विघात बहुपद आ जाएगा। अब आपके लिए बिल्कुल इजी हो गया होगा सर, क्योंकि देखिए वो 3 क्वेश्चन मैंने करा दिया, सेम का सेम ऐसा है। अब तो आपको इससे अलग कहीं से भी उठा के दे दे शून्यांकों का योग और गुणनफल, आप बिल्कुल चुटकियों में हल कर देंगे। तो प्यारे साथियों देखिए 2.2 में मात्र मैंने 8 इंपॉर्टेंट बताए,
दो एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट हैं, मात्र 10 क्वेश्चन आपको हल करना है और उनको शून्यांकन जो आपको ग्राफ दिए गए हैं वहाँ से शून्यांकन कैसे बतानी है वो भी आपको पढ़ के जानी है। बिल्कुल इतना सा काम है प्यारे साथियों। और थोड़ा सा और बता दूं तो 2.1 है उनको जरूर पढ़ के जाना, क्योंकि इस बार 2.3 को हटा दिया गया है, तो आपको इस बार चांस बनता है 2.1 से क्वेश्चन उठने का। तो देखिए उसको हल्के में मत लेना। और प्यारे साथियों आई होप कि आपने इसको अच्छे से पूरा ध्यान से देखा होगा और आपको बिल्कुल सारे सवाल समझ में आए होंगे। अगर फिर भी मेरे किसी भी साथी को सवाल समझ में नहीं आया हो, कोई भी कहीं दिक्कत हो गई, तो कोई बात नहीं, कमेंट कर देना, मैं वापस से उसको रिपीट करवा दूंगा। लेकिन रटना नहीं प्यारे साथियों, क्योंकि ये आपकी वो कड़ी चल रही है जिसमें आप दुनिया वालों को दिखा सकेंगे कि हम क्या चीज़ हैं। इसके बाद जैसे ही आपका रिजल्ट आएगा तो लोग पूछेंगे कि क्या हुआ, आपका बच्चा तो कक्षा 10 में हुआ था, तब आपके मम्मी पापा ये कह चुके हाँ भी हमारा बच्चा मेरिट में आया है। जब आप ये कहोगे तो मेरा पढ़ाया हुआ क्या हो जाएगा, सक्सेस हो जाएगा। और आप जैसे ही अपना 10 का रिजल्ट आएगा तब वापस इस चैनल पे आना और अपना कमेंट करके बता देना किसका कितना % बना है प्यारे साथियों, ताकि मुझे पता चले कि मेरा पढ़ाया हुआ मेरे बच्चों के काम है। क्योंकि अगर मेहनत तब भी सफल होती है जब बच्चे ये कहते हैं कि सर हमारा पढ़ाया हुआ आपका आया है और हमें समझ में आया है। ठीक है, तो प्यारे साथियों अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना और जो पास में बेल आइकन उसे भी प्रेस कर लेना। और अंतिम समय तक, अंतिम पड़ाव तक पढ़ते रहना और जी जान तक ऐसी मेहनत करना कि दुनिया में आपके चर्चा होने लगे। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ। और प्यारे साथियों आपसे दावा करके जाता हूँ जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊँगा उन्हीं में से पेपर आएगा। और आपकी तैयारी नहीं है, घबराना नहीं है, मैं आपके साथ आपका भाई अंकित वर्मा हमेशा के साथ खड़ा रहेगा, लेकिन घबराना बिल्कुल मना है। तो चलिए हम चलते हैं, कल मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर नंबर 3 के साथ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आते हैं। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।